हेलो दोस्तों, आइए आज रिवाइज कर लेते हैं टीएस इलियट का प्ले द फैमिली रीयूनियन थ्रू एमसीक्यूज। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। काफ़ी ये सिंबॉलिकल प्ले माना जाता है फैमिली रीयूनियन के नाम पे। इस वजह से इसमें कुछ ग्रीक मिथोलॉजी ज़्यादा यूज़ की है टीएस इलियट ने। ना केवल इसमें की है, और दूसरा उनका प्ले है द कॉकटेल पार्टी, उसमें भी ग्रीक, क्योंकि ओवरऑल क्लासिकल अपने आप को कहते थे कि आई एम क्लासिकल एज अ राइटर। तो क्लासिसिज्म को कुछ ज़्यादा इन्होंने डाला है अपने प्लेस में, कैरेक्टर्स में, इवेंट्स में। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच क्लासिकल ड्रामेटिक फॉर्म मोस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस टीएस इलियट्स द फैमिली रियूनियन। तो क्लासिकल ड्रामेटिक फॉर्म में वैसे कॉमेडी भी खूब कही जाती है, बट यहाँ पर बात की जाएगी तो दैट इज ग्रीक ट्रेजेडी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ग्रीक ट्रेजेडी से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे, और उसी को देखते हुए इन्होंने अपने कुछ प्ले कंपोज किए हैं। द कोरस इन द फैमिली रीयूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो ग्रीक प्ले हैं उनमें कोरस भी रहता है। टाइम टू टाइम बहुत सारी इवेंट्स पे कमेंट्री करता है, आने वाली घटनाओं के बारे में बताता है, या जो हो चुकी है उन पर एक मोरल कमेंट्री प्रदान करता है कोरस। तो इस प्ले में कोरस एज कौन, इसका रोल प्ले किया जाता है किसके द्वारा? सर्वेंट्स, हैरीज आंट्स एंड अंकल्स, घोस्टली फिगर्स एंड हाउस गेस्ट। तो जो हैरी मेन प्रोटेगनिस्ट है इस प्ले का, उसके जो मौसी और मौसा टाइप या जो मामा हैं, वो सब कमेंट्री करते हैं एज हैरिस आंट्स एंड अंकल्स, एज घोस्ट, एज कोरस एक्चुअली। द हैरी मोंचेसी द प्रोटेगनिस्ट इज हॉन्टेड बाई, हॉन्टेड मतलब उसको स्पिरिट्स दिखाई देती हैं बार बार। तो वो स्पिरिट्स क्या हैं? द फ्यूरीज, हिज मदर्स घोस्ट, क्राइस्ट विजन ए ड्रीम। तो फ्यूरीज दिखाई देती हैं एक्चुअली, और ये भी ग्रीक मिथोलॉजी में एक टर्म्स है, इनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम जान लेंगे तो हमें याद भी रहेगा। इनको एक्चुअली पढ़ा जाता है ह्यूमनिटीज, ह्यूमैनिटीज इनको कहते हैं। और ये तीन होती हैं खास तौर पर। एक का नाम है एलेक्टो, और दूसरी का नाम है मजीरा, मजीरा MERA, और थर्ड वन इज टिसिफोन। ये तीन होती हैं फ्यूरीज, और कह सकते हैं कि दीज आर द सिंबल ऑफ इनएविटेबल डिवाइन जस्टिस। कि जो डिवाइन जस्टिस है, जैसे कोई क्राइम कर दे और बच के निकल जाए तो बच के नहीं निकल सकता, तो ये डिवाइन जस्टिस को सिंबलाइज करती हैं फ्यूरीज। ग्रीक मिथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि विद इन फैमिली जो भी क्राइम हो जाएगा, उस विद इन फैमिली में, जैसे मान लो मेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड, या भाई बहन का क्राइम, किसी को मर्डर, तो उसको ये हॉन्ट करती रहती हैं। गिल्टी कॉन्सेंस को बार बार ये एक्साइट करती हैं, जिससे आदमी लगातार टॉर्चर सहता रहता है। टॉर्चर सहने के बाद वो कभी न कभी एक्सेप्ट कर ही लेता है कि यस, आई एम द क्रिमिनल। तो बस वही हैरी के साथ करने के लिए बार बार ये उसको, उसके गिल्टी कॉन्सेंस को इवोक करती रहती हैं कि यस, यू आर द क्रिमिनल, यू आर द मर्डरर ऑफ योर वाइफ। तो उसको यही दिखाई देती रहती हैं। और इनको वैसे कहा जाए तो ये इनके बालों की जगह पे सांप रहते हैं। जैसे बाल नहीं होंगे, सांप लटके रहेंगे बालों की जगह पर, फॉर हेयर। एंड डॉग्स हेड, बैट्स विंग्स, चमगादड़ के पंख होते हैं। एंड ब्लड ड्रिपिंग फ्रॉम देयर आईज, और उनकी आंखों से लगातार खून टपकता रहता है। तो ये इनएविटेबिलिटी ऑफ, अनिवार्यता ऑफ डिवाइन जस्टिस को सिंबलाइज करती हैं। एलेक्टो, मैजीरा एंड टिसिफोन, दीज आर द थ्री फ्यूरीज which are constantly seen by Harry, continually seen by Harry as guilty conscience. In the family reunion, Harry believes he has committed what crime? उसको लगातार लगता रहता है कि उसने कोई क्राइम किया है। तो क्या है? अभी जस्ट मैंने पहले ही बताया है, मर्डर ऑफ हिज वाइफ। क्योंकि उसकी वाइफ उसके साथ एक जहाज पे होती है, शिप पर होती है एक्चुअली। और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि वो, उसको लगता है कि उसने अपनी बीवी को धक्का दे दिया, उसे गिरा दिया समुद्र में, और डूब के मर गई। हालांकि पूरे प्ले में जब आप पढ़ेंगे तो कहीं भी साफ साफ नहीं कहा गया है, उसकी मौत को एम्बिगस रखा गया है कि वास्तव में इसने मारा या उसने खुद सुसाइड की है। दिस इज एम्बिगस कंक्लूजन, बट हैरी को ऐसा लगता है कि ही हैज मर्डर्ड हिज वाइफ। Who among the characters in the family reunion acts as a spiritual guide for Harry?
अगाथा जो उसकी मौसी होती है, अगाथा एमी की छोटी सिस्टर होती है, ये स्पिरिचुअल गाइड के तौर पे काम करती है और ये इस बात को जानती है क्योंकि हैरी के पिता ने भी क्राइम किया हुआ होता है, क्योंकि एमी को धोखा दे करके अगाथा से उसने अफेयर किया हुआ होता है इसके पिता ने, हैरी के पिता ने। तो गिल्टी कॉन्सेंस कुल मिला के अगाथा मानती है कि इनके परिवार में पहले से ही ये गिल्टी कॉन्सेंस वाला जो इतिहास है कि मतलब वो चलता आ रहा है, गिल्टी कॉन्सेंस चलता आ रहा है और इस वजह से वो बार-बार हैरी को भी याद दिलाना, मतलब पहले तो कोशिश करती है कि हैरी को ना बताए, लेकिन फिर यही बताती है ट्रुथ कि तुम अपने आप को क्रिमिनल इसलिए समझ रहे हो क्योंकि तुम्हारे परिवार में ये क्राइम वाली हिस्ट्री चलती आ रही है। तुम्हारे पिता ने भी ऐसा ही किया था। The play's central conflict reflects Eliot's concern with the decline of aristocracy, individual guilt and Christian redemption, political corruption and modernist disillusionment. तो मॉडर्निस्ट डिसइल्यूजनमेंट की बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पोएम में की है, द वेस्टलैंड में, और लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रुफ्रॉक में भी की है, लेकिन इस प्ले में डिसइल्यूजनमेंट जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बात की उन्होंने इंडिविजुअल गिल्ट और क्रिश्चियन रिडेम्पशन की, कि मुक्ति कैसे मिले क्रिश्चियनिटी के थ्रू, उसकी बात की है। Which critic remarked that the family reunion shows Eliot's attempt to Christianize Greek tragic form. ग्रीक ट्रेजिक फॉर्म में क्लासिकल फॉर्म है जो कि उसको टीएस इलियट ने अपनी तरफ से क्रिश्चियनाइज करने की कोशिश की है, मतलब उन्होंने इसमें अपने धार्मिक एलिमेंट्स डाल दिए हैं। तो ये बात किसको दिखाई दी है, किसने कहा है? तो ये बात कही गई है हेलन गार्डनर के द्वारा। हेडन गार्डनर ने ये कहा है। एमी मोंचेसी, हैरी's मदर, जो कि हैरी की माँ है, symbolizes the decline of Christian faith, maternal possessiveness and aristocratic decay, redemption through sacrifice and comic relief. तो मैटरनल पजेसिवनेस, वो अपने बेटे की, हैरी की बहुत ज़्यादा वेट करती रहती हैं, इंतज़ार करते रहती हैं और अंत में जब वो आता भी है तो वो और ही दुनिया में होता है, और बाद में जो ओवरऑल जो उन्होंने संभाल के रखा है अपने पूरे परिवार को और अपने घर को, जो कि विशवुड है उनके घर का नाम, जहाँ पर ये प्लेस सेट है, उसको बहुत सालों से संभाल के रखा हुआ है। तो कुल मिला के उसकी बर्बादी दिखाई गई है सिंबॉलिकली। द फ्यूरीज इन द फैमिली रियूनियन later transform into the fates, angels of reconciliation, mere hallucinations and household servants. अंत में एंजल्स ऑफ रिकन्सिलिएशन, जब हैरी को पता चल जाता है अपने पिता के क्राइम का। पहले हैरी को लगता है कि उसने क्राइम किया है, अपनी माँ बीबी को मारा है, धक्का दे दिया है, समुद्र में मर गई है या जो भी जैसे, तो उसको लगता है ऐसा क्या है, क्यों उसको गिल्टी कॉन्शियंस हमारे साथ पिंच करता रहता है। तो अगाथा उसको एक्चुअली पारिवारिक हिस्ट्री बताती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पापा ने भी ऐसा ही किया हुआ था किसी टाइम पर, ही वॉज ऑल्सो लाइक क्रिमिनल। तो वही कहते नहीं कई बार कि पिता का किया हुआ बेटे भरते हैं, अपने हिंदू मिथोलॉजी या हिंदू धर्म में ऐसा कहते हैं कि कर्म किसी के खाली नहीं जाते, बाप का किया हुआ बेटा भी कई बार भुगतता है उस पाप को। तो ठीक उसी सेंस में बताने की कोशिश की गई। तो फ्यूरियस लास्ट लास्ट में रिकन्सिलेट करती हैं चीज़ों को, हैरी को उसके गिल्टी कॉन्शियंस से मुक्ति दिलाने के लिए उसको पिलग्रिमेज का रास्ता दिखाती हैं। हैरी's journey in the play parallels Hamlet's search for revenge, Orestes' pursuit of purification, Job's suffering and Christ's passion. ओरेस्टिस क्या है? ये भी एक ग्रीक कैरेक्टर है, एक्चुअली एक राइटर हुए हैं एस्कलस, जो एस्कलस राइटर हुए हैं ग्रीक में ट्रेजेडी के, ये यू है एस्कलस। उन्होंने एक प्ले लिखा हुआ है, उन्होंने एक्चुअली ट्रिलॉजी लिखी है एक, उसमें ओरेस्टिस, ओरेस्टिया, एक्चुअली यहाँ पे आई ए और जोड़ देंगे तो ओरेस्टिया बन जाएगा। ये सेकंड प्ले होता है एस्ट्रोलॉजी का, और उसी का मेन कैरेक्टर है ओरेस्टिस, जो कि अपने पापा की मौत का बदला अपनी माँ को मार के लेता है। उसकी माँ उसके पापा को मार देती है, फिर ओरेस्टिस को उसकी बहन जिसका नाम होता है इलेक्ट्रा, वो मोटिवेट करती है कि तुम्हारे पापा या हमारे पापा को मार दिया है हमारी माँ ने, और उसकी माँ क्यों मार देती है? अपने लवर के साथ मिलकर के, लवर के साथ मिलकर के मार देती है। तो ओरेस्टिस अपनी माँ को मार देता है, अपने मौत, पापा की मौत का, मर्डर का बदला लेता है। फिर उसको लगता है कि उसने क्राइम कर दिया, उसने गलती की है अपनी माँ को मार के, क्योंकि भाई वो भी मैट्रिसाइड है। तो इसे भी फ्यूरीज दिखाई देने लगती हैं, यही तीन, एलेक्टो, मैजीरा और टिसिफोन। तो उनको अंततः उस पाप से मुक्ति पाने के लिए ही स्टार्ट्स ऑन अ जर्नी ऑफ प्यूरिफिकेशन।
तो ठीक उसी हिसाब से सिंबॉलिकल जर्नी है हैरी की भी, कि अंततः वो अपने पापा के द्वारा किए गए या खुद के द्वारा उसको लगता है पाप जो किए गए उनको धोने के लिए ही गोज ऑन अ पिलग्रिमेज। Which character reveals family secrets and points Harry towards acceptance of his destiny? अगाथा। अगाथा कहती है कि जो हो गया वो हो गया, यू शुड एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड मूव टुवर्ड्स अ बेटर conscience, like you have to go on a pilgrimage, you have to purify yourself. द बर्थ फॉर्म ऑफ द फैमिली रियूनियन इज प्राइमरली, कौन सी बर्थ इस्तेमाल की है? तो इस्तेमाल की है ब्लैंक बर्थ टी एस इलियट ने इस प्ले में। एक्चुअली टी एस इलियट क्लासिकल फॉर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो उन्होंने कहा था कि जो पोइटिक ड्रामा है जो कि विलुप्त हो चुकी है विधा जॉनरा, उसको निकाल के लाना है। इस वजह से उन्होंने पोइटिक ड्रामा पे जोर दिया था, इस वजह से उन्होंने लिखा है इस प्ले को, टू रिवाइव दैट जॉनरा ऑफ पोइटिक ड्रामा, जिसमें ब्लैंक वर्स इस्तेमाल की गई हो एज डायलॉग, प्रोज का इस्तेमाल कम किया गया हो या ना किया गया हो। विच क्रिटिक कॉल्ड प्ले एन एक्सपेरिमेंट इन रिलीजियस ड्रामा बट ड्रामेटिकली अनसेटिस्फाइंग, किसने कहा कि इलियट ने पूरी कोशिश की है इस प्ले को रिलीजियस ड्रामा, लेकिन ड्रामेटिकली बहुत अच्छा नहीं रहा है क्योंकि एक्शंस कम है, सिर्फ और सिर्फ डायलॉग ही रहते हैं हैरी उसकी मौसी और सबके बीच में। तो ये बात किसने कही है? दिस हैज बीन सेड बाय एफ आर लेविस के द्वारा, एफ आर लेविस ने ये बात बोली है। द सेटिंग ऑफ द फैमिली रीयूनियन इज बिशवुड, द मोन्चेसी फैमिली होम, लंडन फ्लैट, चर्चयार्ड, सी साइड रिजॉर्ट। करेक्ट ऑप्शन इज विशवुड, ये उनके घर का ही नाम होता है एक्चुअली, उनका जो पैतृक घर होता है जिसको एमी इतने साल से संभाल के रखे हुए है, हैरी की माँ एमी मोन्चेंसी, तो विशवुड। Which mythological figures are explicitly evoked in the play? कौन से mythological figures तो वो बार बार आएंगे? The Furies, यूमेनिडीज, यूमेनिडीज को बार बार रिवोक किया जाता है, इवोक किया जाता है, बुलाया जाता है। मैरी हैरीज कजन रिप्रेजेंट्स, मैरी भी रुकी रहती है हैरी का इंतजार करते करते, और उसको एमी ने रोका हुआ है कि तुम रुक जाओ, तुम यहीं रहो, जब हैरी वापस आएगा तो मैं तुम्हारी उससे शादी करा दूंगी, क्योंकि उसने अब अपनी पत्नी से छुटकारा पा ही लिया है, नाउ ही इज विडोअर, तुम रुको मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी। और मैरी जो है किस बात को रिप्रेजेंट करती है? इनोसेंस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ रिन्यूअल, सप्रस्टिशन, एरिस्टोक्रेटिक प्राइड एंड मॉडर्न स्केप्टिज्म। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर इनोसेंस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ रिन्यूअल, मतलब फिर से नई बिगनिंग की, न्यू बिगनिंग का वो रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जब उसको पता चलता है कि हैरी ऐसा है तो उसे अपनी वैल्यू लगती है, एहसास होता है कि मैं बेकार में ही इसका इंतजार कर रही थी, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तो वो न्यू बिगनिंग को सिंबलाइज करती है मैरी। इलियट हिमसेल्फ डिस्क्राइब्ड द फैमिली रियूनियन एज, खुद ही बोला उन्होंने उस प्ले के बारे में, माई मोस्ट सक्सेसफुल प्ले, एन एक्सपेरिमेंट विच डिड नॉट होली सक्सीड, अ क्रिश्चियन मिस्ट्री प्ले, अ डोमेस्टिक ट्रेजिडी। तो उन्होंने बोला है एन एक्सपेरिमेंट विच डिड नॉट होली सक्सीड, जो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, ऐसा उनका ये प्रयोग था, ये बात टी.एस. इलियट ने खुद एक्सेप्ट की है। हैरीज सेंस ऑफ गिल्ट इज रिवील्ड थ्रू डायरेक्ट कन्फेशन, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स इन वर्स, कोरस इंटरवेंशंस, कॉमिक इंटरल्यूड। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स जो है उसके वर्स में, क्योंकि प्ले जो है वो पोइटिक ड्रामा है, वर्स में लिखा गया है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के थ्रू वो अपना गिल्ट रिवील करता है कि यस ही हैज मर्डर्ड हिज वाइफ। The play's ending suggests comic reconciliation of family, Harry's departure for a spiritual pilgrimage, Harry's suicide, and Amy's triumph over her son. एमी तो बिल्कुल हार जाती है, उसका बेटा उसकी सुनता ही नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, हैरीज डिपार्चर फॉर अ स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज। वो छोड़ देता है अपना विशवुड, अपनी माँ सबको छोड़ छाड़ के चला जाता है ऑन अ पिलग्रिमेज फॉर अ बेटर गिल्ट फ्री कॉन्सेंस के लिए, in the search of guilt-free conscience. Agatha functions dramatically as a chorus leader, a confessor, a mediator of truth, all of the above. अगाथा का रोल बहुत ज़्यादा वाइटल पार्ट है इस प्ले में, तो वो सब कुछ करती है, कन्फेसर भी है, बताती भी है कि तुम्हारे हैरी के पिता को कि तुम्हारे पिता ने क्या क्या किया है, मीडिएटर भी है एमी और बाकी कैरेक्टर्स के बीच में, और कोरस लीडर तो है ही है।
Which critic argued that the play fails as theater but succeeds as religious allegory. रिलीजियस एलिगरी का सेंस वही है, रिडेम्पटिव पावर जो है, रिडेम्पशन की तलाश में वो निकल जाता है, तो रिडेम्पशन की तलाश, दैट इज क्रिश्चियन एलिगरी। कौन कहता है इस बात को? ह्यू कैनर, मार्टिन ब्राउन, डी एस मैक्सवेल एंड जॉर्ज स्टीनर। तो ये जॉर्ज स्टीनर के द्वारा बोला गया है कि प्ले पहले थिएटर में, थिएटर का सेंस है कि ड्रामेटिक एक्शन नहीं है, प्ले में कहीं ज़्यादा एक्शंस नहीं है, ओनली डायलॉग्स ज़्यादा है, बातचीत ज़्यादा की गई है, तो वैसे तो फेल है, बट रिलीजियस एलिगरी के रूप में बहुत अच्छा प्ले है, दैट इज सेड बाय जॉर्ज स्टेनर। द फैमिली रीयूनियन वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन, परफॉर्म कब किया गया था? 1939 में ये प्ले फर्स्ट परफॉर्म किया गया था। Where was the family reunion first staged? Old Vic Theatre, London; Westminster Theatre, London; Abbey Theatre, Dublin; Broadway, New York. The play has been first staged in Old Vic Theatre, London. Eliot subtitled the family reunion as a Christian mystery, a play of modern guilt, a play in verse, a morality play. तो सबटाइटल जो है इसका, दैट इज प्ले इन वर्स, जो मैं आपको बता ही चुका हूं कि पोएटिक ड्रामा की तलाश में उन्होंने ये प्ले लिखा था, टू रिवाइव दैट पोएटिक ड्रामा जॉनरा, उसको रिवाइव करने के लिए ही उन्होंने लिखा था। हैरिस स्पिरिचुअल जर्नी इज मॉडल्ड ऑन, अब ओरेस्टिस ओरेस्टिया से लिया गया है, एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो ओरेस्टिस कैरेक्टर जो है उसी से लिया गया है। ओरेस्टिस कैरेक्टर है ओरेस्टिया का, ओरेस्टिया, जो कि लिखा गया है एस्कलस के द्वारा। एमी एक्सप्रेसेस हर पॉजेसिवनेस थ्रू द लाइन, यू आर ऑल आई हैव लेफ्ट हैरी, विशवुड इज माइन, माइन टू प्रिजर्व, द पास्ट इज माई लाइफ, स्टे विद मी माई सन टिल द एंड। ये बात लास्ट वाली है, एमी यही बोलती है फ्रस्ट्रेट होकर अपने बेटे को रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं सुनता है, तब ये बात बोलती है स्टे विद मी माई सन टिल द एंड, मतलब जब तक मैं मर ना जाऊं तब तक मेरे पास रुको, लेकिन ही इग्नोर्स। द फ्यूरीज आर फर्स्ट सीन बाई, पहली सबसे पहले किसके द्वारा देखी जाती हैं? हैरी के द्वारा। क्यों देखी जाती हैं? क्योंकि ही हैज गिल्टी कॉन्सेंस, उसका जो गिल्टी कॉन्सेंस है जिसकी वजह से उसको सबसे पहले ये दिखाई देती हैं, गिल्टी कॉन्सेंस। Which critic remarked that Eliot used family drama to explore Christian destiny? Hugh Canner, मार्टिन ब्राउन, डी एस मैक्सवेल एंड क्लिंथ ब्रुक्स। तो ये बात बोली गई है क्लिंथ ब्रुक्स के द्वारा, सॉरी ये बात बोली है डी ई एस मैक्सवेल के द्वारा, आई एम सॉरी फॉर इट। डी ई एस मैक्सवेल ने कहा है कि फैमिली ड्रामा जरूर है थीम में, बट क्रिश्चियन डेस्टिनी को एक्सप्लोर किया है। अगाथा इज सिंबॉलिकली एसोसिएटेड विद Cassandra, the truth teller; Electra, the avenger; and Persephone, the reconciler; and Athena, goddess of wisdom. कैसेंड्रा को रिप्रेजेंट करती है, कैसेंड्रा एक्चुअली क्या होती है? एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है जिसको अपोलो प्यार करता था, अपोलो प्यार करता था, अपोलो ने इसको एक विश दे दी थी कि तुम प्रिडिक्ट कर सकोगी किसी का भी भविष्य, और फिर अपोलो ने इसको प्रपोज किया, तो अपोलो के प्रपोजल को इसने रिजेक्ट कर दिया। अपोलो गुस्सा आ गया, उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास विश तो रहेगी प्रिडिक्ट करने की, तुम्हारे पास क्षमता तो रहेगी, लेकिन तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। तो वैसे ही अगाथा के साथ होता है, अगाथा सब कुछ बताती है, एमी को, हैरी को, सब कुछ बताती है, लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं करता है। कैसेंड्रा के कैरेक्टर को ही ये कहीं ना कहीं सिंबॉलिकली एसोसिएट है अगाथा, कोई नहीं सुनता उसकी, जबकि वो सच बोलती है, लाइक कैसेंड्रा। विच कैरेक्टर डाइज एट द एंड ऑफ प्ले? एमी, जब हैरी उसको छोड़ के जाने लगता है तब वो मर जाती है। विच कैरेक्टर मोस्ट रेजिस्ट चेंज इन द प्ले? जिसको बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहिए, वो चाहती है जैसा विशवुड बना रहा था आज से इतने साल पहले वैसा ही बना रहे, और वो एक तरह से मालकिन बन के रहना चाहती है, सबके ऊपर अपना डोमिनेशन बनाए रखना चाहती है, तो दैट इज एमी, एमी मोन्चेंसी, जो कि हैरी की माँ है। हु सेज इन माई बिगनिंग इज माई एंड? ये बात कौन बोलता है? तो ये बोला गया है हैरी के द्वारा। और इन माई बिगनिंग इज माई एंड जो उनका प्ले वर्क है, ईस्ट कोकर, ईस्ट कोकर,
वर्क है टी.एस. इलियट का, उसकी लाइन है, बाद में उसमें भी इस्तेमाल की गई है। Wishwood House symbolizes the warm prison of the past, a church, a paradise. तो विशवुड सिंबॉलिकली है प्रिजन ऑफ द पास्ट। प्रिजन ऑफ द पास्ट का मतलब क्या है कि जो भी पुरानी चीजें हैं वो वैसी ही बनी रहे, ऐसा ये एमी सोचती रहती है। वो बिल्कुल भी कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं चाहती है। तो प्रिजन ऑफ द पास्ट, अतीत अभी भी ज्यों का त्यों रखा हुआ है उस विशवुड में सिंबॉलिकली। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्रिजन ऑफ द पास्ट। Agatha's famous line, the only wisdom we can hope to acquire is the wisdom of humility. इस बात से क्या साबित होता है? एरिस्टोटेलियन विजडम, क्रिश्चियन ह्यूमिलिटी, ग्रीक हब्रिस एंड प्लेटनिक नॉलेज। तो क्रिश्चियन ह्यूमिलिटी की बात की गई है, विनम्रता। ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता, सादगी, सज्जनता। Harry confesses, I am the guilty one. This echoes Orestes' confession, Hamlet's soliloquy, Christ in Gethsemane and Job's lament। तो ये है ओरेस्टिस कन्फेशन, जो खुद कन्फेस करता है कि यस ही हैज मर्डर्ड हिज फादर, अपनी सॉरी ही हैज मर्डर्ड हिज मदर, अपने पापा की मौत का बदला लेने के लिए अपनी माँ को मार देता है। फिर उसको फ्यूरियस दिखाई देने लगती है, मतलब हैरी हैरी जैसा ही है इसका कैरेक्टर ओरेस्टिस का। Amy says, I built my life upon Harry. This reflects maternal possessiveness, aristocratic duty, Christian sacrifice, stoic philosophy। तो यह है मैटरनल पजेसिवनेस, बहुत ज्यादा वो पजेसिव है अपने बेटे को लेकर के, उसके खातिर ही जी रही थी इतने साल इंतजार करते करते, क्योंकि हैरी पहले ही घर छोड़ के चला जा चुका होता है। तो ये मैटरनल पजेसिवनेस है उसकी। Which theme dominates the play? Comedy of errors, sin, guilt, redemption, social mobility, industrial progress। तो sin, guilt and redemption की बात की गई है ओवरऑल इस प्ले में। Which religious symbol dominates the play? The cross, the pilgrimage, baptism and Eucharist। तो ये द पिलग्रिमेज बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है, और अंततः हैरी चला भी इसी पर जाता है, पिलग्रिमेज पर ही। तो दैट हैज बीन डिस्कस्ड मच इन द प्ले। हैरीज डेस्टिनी इज सीन एज ट्रेजिक डूम, रिडेम्पटिव सफरिंग, सोशल एलियनेशन, मैडनेस। तो रिडेम्पटिव सफरिंग, उसकी जो सफरिंग है दैट इज रिडेम्पटिव, मतलब वो कभी न कभी इससे उबर जाएगा, एक मुक्ति उसको मिल जाएगी। सफरिंग जरूर है बट ही इज टुवर्ड्स salvation। Clint Brooks admired the play for its irony and ambiguity, its use of myth, its poetic diction, its theological message। तो इट्स यूज ऑफ मिथ, मिथ का जो यूज किया गया ग्रीक मिथोलॉजिकल फिगर्स और ओवरऑल जो पुराने मैसेजेस उनका इस्तेमाल किया है क्लासिकल, तो इस वजह से क्लिंट ब्रुक्स ने तारीफ की है इसकी, इस प्ले की। Eliot compared Harry's spiritual journey to Dante's Pilgrim in the Divine Comedy, Hamlet's struggle, Macbeth's downfall and Oedipus' quest। तो डांटेस जो पिलग्रिम रहता है डिवाइन कॉमेडी में, उससे इसकी तुलना की है कि वो अपने आप को प्यूरिफाई करता है जा करके। Which critic said the chorus alienates the audience instead of involving it? F.R. Lewis, George Stimmer, Raymond Williams and Lionel Trilling। तो ये बात बोली गई है F.R. लेविस के द्वारा कि जो प्ले है वो पूरी तरह से कैरेक्टर्स ऑडियंस को अपने पास इन्वॉल्व नहीं कर पाता है, एलिनेट कर देता है लोगों को, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं प्ले की थीम को देखते हुए। Which of the which of Eliot's later works echoes themes from the family reunion, Four Quarters, The Cocktail Party, The Wasteland and Sweeney Gonistis। फोर क्वार्टर्स में ही उनका एक वर्क है ईस्ट कोकर, एक पार्ट है, वो सिंबॉलिकली आगे आने वाले पार्ट्स के बारे में बात करता है। Which play followed the family reunion in Eliot's career? Murder in the Cathedral, The Cocktail Party, The Confidential Clerk and The Elder Statesman। तो मर्डर इन द कैथेड्रल तो पहले ही आ गया था, और ये जो हम अभी बात कर रहे हैं ये बीच में, और कॉकटेल पार्टी इसके बाद आया था। कॉकटेल पार्टी। द प्ले वॉज पार्टली इंस्पायर्ड बाई इलियट्स इंटरेस्ट इन एस्कलस, यूरिपाइड्स, सोफोक्लीस, वर्जिल। तो एस्कलस ने ही लिखा था वो प्ले, ओरेस्टिया,
उसी से ही इंस्पायर होकर ये प्ले लिखा है उन्होंने। विच ग्रीक ट्रेजिडी इज मोस्ट डायरेक्टली इकोड इन द फैमिली, कई बार मैं तब से नाम ले चुका हूं उसका, तो दैट इज द ओरेस्टिया। Who said that in the family reunion, Eliot attempted to graft Aeschylus on the modern drawing room drama? F.R. Lewis, George Steiner, E. Martin Brown and Helen Gardner। तो ये बात बोली गई है जॉर्ज स्टीनर के द्वारा कि एस्कलस को उन्होंने क्लासिसिज्म से ला करके, क्लासिकल एज से ला करके मॉडर्न ड्राइंग रूम ड्रामा में कन्वर्ट कर दिया है। Which critic praised the play's ambition but criticized its dramatic failure, calling it the noblest failure in modern verse drama। अच्छा क्वेश्चन है ये, उसको नोबलेस्ट फेलियर बोला है, मतलब ऑक्सीमोरॉन इस्तेमाल किया है, नोबलेस्ट भी बोला है, फेलियर भी बोला है इन मॉडर्न वर्स ड्रामा। एफ आर लेविस, क्लिंट ब्रुक्स, रिचर्ड एलमन एंड डेविड डेचीस। तो यह बात बोली गई है डेविड डेचीस के द्वारा, डेविड डेचीस ने कहा है। Which critic said that The Family Reunion is a play that attempts to fuse Greek myth with Christian doctrine। क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन के साथ मिलाया है, तो इट हैज बीन टोल्ड बाय क्लिंट ब्रूक्स कि ग्रीक मिथोलॉजी को क्रिश्चियन सिद्धांतों से जोड़ दिया है टीएस इलियट ने। विच क्रिटिक डिस्क्राइब्ड द प्लेस हाफ वे बिटवीन रिचुअल एंड ड्रामा, रिचुअल भी है और ड्रामा भी है, जी विल्सन नाइट ने, जी विल्सन नाइट। So friends, these were the 50 questions which I discussed with you. I hope you would like the video. You can like, subscribe, share the channel for upcoming videos. Thanks for watching.